जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और फंडामेंटल राइट्स जो है वो पूरी कवर कर चुका हूँ मैं अपनी वीडियोस में। तो तुम लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लेना। अगर तुम लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं तो शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो तुमसे यहाँ पे नहीं हो पाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से जो कि 2024 में आया था। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल नंबर 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला जो आर्टिकल था, उसमें लाइफ का वाइडर इंटरप्रिटेशन हमें देखने को मिला था। हम लोगों ने पूरी वीडियोस में डिटेल में चर्चा की थी काफी में। तो लाइफ का हम लोग काफी वाइडर इंटरप्रिटेशन देख रहे थे और उसमें राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो गया, राइट टू गेट रीजनेबल इंटरनेट हो गया। तो ये सारी जो चीजें हैं, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज और हर चॉइस, तो ये जो सारी जो राइट्स मिल रहे थे वो किस में मिल रहे थे, आर्टिकल नंबर 21 में मिल रहे थे। ठीक है, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का यहाँ पे वाइडर इंटरप्रिटेशन का यूज करके हम लोगों को काफी ज्यादा जो है वो राइट्स मिल रहे थे। हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो 2023 के क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हम लोग ये क्या कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सब जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज made under Article 16 subclause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। तो आर्टिकल 335 हालांकि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन आर्टिकल 16(4) जो है वो तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे रिजर्वेशन वगैरह जो है वो अलाउड हैं और ये सारी चीजें थी। तो आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे मतलब डेफिनेशन वगैरह की जो चीजें आती हैं तो वो अक्सर जो है काफी ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे संविधान में वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, स्टेटमेंट 1 जो है वो इसका करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसकी डेफिनेशन जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई है जो आर्टिकल 17 है हमारा। तो इसका ऑप्शन जो सही आंसर जो था वो ये था, सी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है। तो आर्टिकल 335 तक अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, बाकी इसको पहुंचने के बाद जो है वो और अच्छे से हम लोग देख रहे होंगे। तो अब ये 2021 में फिर से राइट टू प्राइवेसी वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी 2024 में भी आया था और 2021 में भी आया। तो राइट टू प्राइवेसी काफी इंपॉर्टेंट है और वही आर्टिकल नंबर 21 से हमें मिल रहा था, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला जो आर्टिकल था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 21 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। इसको बैटरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो याद रखना इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुडिशियल कस्टडी मींस एन एक्यूज इज इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच एक्यूज इज लॉक्ड अप इन अ पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल। तो जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बात की थी जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में। ठीक है, तो जुडिशियल कस्टडी में जो बंदा जिसको अरेस्ट किया जाता है या फिर जिसको डिटेन किया जाता है उसको कहाँ लिया जाता है, सेंट्रल जेल में। ठीक है, तो सेंट्रल जेल में जाता है वो। पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में उसको लॉकअप में रखा जाता है। तो जुडिशियल कस्टडी में बंदे को कहाँ पे रखा जाएगा, सेंट्रल जेल में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो उसको जेल में रखा जाता है ना कि पुलिस स्टेशन में, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। और दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़े हम लोग तो वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो नॉट है, ठीक है, यहाँ पे नॉट नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब जुडिशियल कस्टडी में किसी क्रिमिनल को नहीं, एक्यूज को अगर रखा जाता है तो फिर मजिस्ट्रेट की परमिशन मांगती है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट अगर परमिशन देगा देन सस्पेक्ट से तुम लोग इंटेरोगेट कर सकते हो, यानी कि उससे पूछताछ करनी है, जो भी उससे इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो वो अप्रूवल के बाद ही निकलेगी, अगर मैजिस्ट्रेट बोलेगा तो जुडिशियल कस्टडी का ये सीन है। एंड पुलिस कस्टडी में वो उसकी मर्जी है, पुलिस वाले की मर्जी है, वो कभी भी कैसे भी जाके इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है सस्पेक्ट से। ठीक है, तो जुडिशियल कस्टडी में परमिशन मांगती है एंड पुलिस कस्टडी में नो परमिशन, धड़ल्ले से जो पूछना है वो पूछो, जो करना है वो करो। जुडिशियल कस्टडी में थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी सस्पेक्ट को। ठीक है, तो ऑप्शन 2 ओनली जो इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, स्टेटमेंट 1 जो था वो गलत था।
तो नेक्स्ट बढ़ेंगे, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पैरोल कैनॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर्स बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज एंड हर राइट। ठीक है, तो पैरोल जो है, पैरोल पैरोल कब मिलती है? ठीक है, तो पैरोल जब मिलती है जब तुम्हें कोई सजा हो जाए कन्विक्शन के बाद, और फिर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए रिलीज कर दिया जाए प्रिजन से। जैसे मतलब तुम्हारे घर में किसी की शादी है, तुम उसको अटेंड करना चाहते हो, तो पैरोल लेके तुम उसको अटेंड कर सकते हो। तुम्हें कोई एग्जाम देना है, तो फिर तुम उसके लिए रिहा, मतलब उसके लिए फिर तुम्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाएगा और तुम एग्जाम दे के आ जाओगे। तुम्हारी हेल्थ कंडीशन जो है वो खराब है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो कब होती हैं? जब पैरोल मिल जाती है। ठीक है, पैरोल। अब पैरोल जो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पैरोल जो है वो राइट है। ठीक है, पैरोल जो है वो राइट है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि पैरोल जो है वो राइट नहीं है क्रिमिनल का। उसको देने से मना भी कर सकती है जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये निर्भर करता है कि उसको पैरोल देनी है या नहीं देनी है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंडेंट है ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि इसको रिलीज कर दिया जाए पैरोल पे, तो उसको रिलीज किया जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे तुम लोगों ने राम रहीम के बारे में सुन रखा होगा, उसके बहुत जल्दी जल्दी पैरोल मिल जाती है। तो पैरोल इसलिए मिलती है, स्पेशल रीजंस की वजह से मिलती है, थोड़े टाइम के लिए जो कैदी होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। और इसमें रूल्स कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। ठीक है, तो रूल्स, प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल्स जो है वो कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो टू ओनली जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला जो था वो गलत हो जाएगा, एंड टू ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें तुम्हें अगर अच्छी लग रही हो तो तुम शेयर वेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड discretionary power in matter of application of law violates विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर कोई ऐसा लॉ है जो अनगाइडेड है और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे रहा है किसी लॉ को, तो वो वायलेट किसको करेगा? वो वायलेट करेगा आर्टिकल नंबर 14 को, जो कि क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए, तो उसको ये वायलेट करेगा। तो बहुत ही आसान, मतलब इसमें इजी गेस भी हो जाता है तुम्हारा, क्योंकि शुरू के जो आर्टिकल्स हैं वो थोड़ा लॉ वगैरह से डील कर रहे हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स। तो 28 वगैरह 32 तो नहीं होगा, 44 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो डीपीएस भी है। तो ये सारी चीजें थी। इसका सही ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 14 जो है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो उसका क्या पोजीशन है? इसको आर्टिकल 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट नहीं है, 1978 में ये हुआ था। तो ये क्या है? लीगल राइट है। ठीक है, अब ये कैसा राइट है? लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, तो पर्सन के लिए अवेलेबल है। पर्सन के लिए मतलब, पर्सन के लिए मतलब सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, फॉरनर्स। ठीक है, तो फॉरनर्स को भी लीगल राइट मिलेगा राइट टू प्रॉपर्टी का, और सिटीजन्स को भी मिलेगा। तो नागरिक और गैर नागरिक जितने भी लोग हैं उन सबको ये लीगल राइट मिलेगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 ए। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 300 ए में राइट टू प्रॉपर्टी हमें मिला है, और ये लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, और पर्सन्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि फॉरेनर्स के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी। तो कुछ ऐसे राइट्स होते हैं हमारे जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल हैं। तो उनकी हम लोग बात करें तो एक तो आर्टिकल हो जाएगा तुम्हारा आर्टिकल नंबर 15, 16 एंड 19, 15, 16, 19 एंड 28 एंड 29। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं, तो ये याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी वाला कौन सा राइट था यार? अपना वही आर्टिकल नंबर 17। तो ये क्या था? अनटचेबिलिटी का। ठीक है, तो किस में आ रहा था? वो राइट टू इक्वालिटी में आ रहा था। तो ठीक है, तो इक्वालिटी में कौन से राइट आते हैं? आर्टिकल नंबर 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है और 18। तो ये जितने भी 5 आर्टिकल हैं वो राइट टू इक्वालिटी देते हैं हमें। ठीक है, तो समाज में इक्वालिटी को स्टैब्लिश करते हैं ये पांचों आर्टिकल। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये अनटचेबिलिटी वाला आता है, इक्वालिटी इन पब्लिक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये सब, और अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तो ये सब किस में आ रहे थे? राइट टू इक्वालिटी में आ रहे थे, तो याद रखना है इसको। एंड विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, जो आर्टिकल नंबर 21 है वो ये सब देता है। एंड
फेमस जो कौन सा हादिया केस था, ठीक है, तो हादिया केस तुम लोगों को याद आ रहा होगा अगर तुम लोगों ने वीडियो देखी है। तो हादिया केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था कि राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस चॉइस जो है वो हमें आर्टिकल नंबर 21 के थ्रू दिया गया है। थ्रू लाइफ का वाइडर इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो काफी डिटेल में हम लोगों ने डिटेल वीडियो में कर रखी हैं। So right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty। ठीक है, तो right to life and personal liberty जो आर्टिकल नंबर 21 था उसमें right to privacy आ रहा था, right to marry वाला आ गया, right to get a pollution free environment वाला आ जाएगा, एंड यूज रीजनेबल इंटरनेट आ जाएगा, right to livelihood आ जाएगा। तो ये सब जो आ रहा है किस में आएगा? right to right to life and personal liberty में। ठीक है, तो which of the following in the constitution of India correctly and appropriately imply the above statement। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो कौन दे रहा है हमें? आर्टिकल नंबर 21 दे रहा है, एंड फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 3 में जितनी भी फ्रीडम्स हैं एंड जो राइट आर्टिकल नंबर 21 है उससे हमें राइट टू प्राइवेसी जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रीडम में हम लोगों ने कुछ कुछ ऐसी चीजें देखी थी जो हमें राइट टू प्राइवेसी दे रही हैं। तो हम हमारा फ्रीडम था कि हम चुप रह सकते हैं या फिर मूवमेंट जो है वो अपने हिसाब से करते हैं तो कर सकते हैं। तो ये एक सब क्या है? ये राइट टू प्राइवेसी की ओर हमें लेके जा रहा है। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल नंबर 21 एंड द फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमें मिल जाएगी राइट टू प्राइवेसी। फिर राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ठीक है, तो 2017 में ये क्वेश्चन आया था एंड ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, नेचुरल राइट नहीं है, लीगल राइट भी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू वोट एंड बी इलेक्टेड। ठीक है, तो चुनने का और चुने जाने का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवाइस्टेड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन में क्या क्या आएगा? एक तो यही वाला आ जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, तो फोर्स लेबर करवा रहे थे हम लोग, बेगार वगैरह। तो ये सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में हमें मिला गया है कि कोई हमसे बेगार नहीं करवा सकता और हमें बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, मतलब लोगों को बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। ये सारी हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। तो आर्टिकल नंबर 23 में था ये। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23 में ये था एंड 23 और 24 जो थे वो हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दे रहे थे। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये तो फ्रीडम वाले में आ जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज तो ये भी अगले वाले में आएगा, माइनॉरिटीज वाले राइट्स में। तो ये भी नहीं है इसका, एंड ये तो है ऊपर वाला, एंड ये नहीं है, ये भी नहीं है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये जो है वो एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट जो है हमारा राइट है। तो आर्टिकल नंबर 24 में ये आ रहा था, तुम लोगों को याद होगा। तो 1 and 4 आर द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। 2011 में कौन सा क्वेश्चन आया? 2011 में कौन आया है? कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, तो फॉलोइंग को हमें कंसिडर करना है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड। विच ऑफ द अबव इज आर ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि यूनाइटेड नेशन जो है उसका डिक्लेरेशन है, तो इसमें तीनों जो है वो आते हैं अंडर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स के अंदर तीनों आ जाते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन का अधिकार, पब्लिक सर्विस में इक्वल एक्सेस, समान भागीदारी का अधिकार, और राइट टू फूड। तो ये सब जो है वो ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ह्यूमन राइट्स में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग ऊपर बढ़े हैं, तो वो भी 2011 का है। इन इंडिया इफ अ रिलीजियस सेक्ट एंड सेक्ट या फिर कम्युनिटी इज गिवन द स्टेटस ऑफ अ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इज इट एंटाइटल्ड टू। ठीक है, तो क्या क्या उसको स्पेशल एडवांटेज मिलेंगे? इट कैन एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये तो मिलता ही है, ये राइट तो इनको मिलता है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा। तो ये तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये नहीं होता भाई। इट कैन ड्राइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ड्राइव बेनिफिट्स तो कर ही सकता है। तो 1 and 3 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है आर्टिकल नंबर 30 से हमें मिल रहा था। ठीक है, स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जो मदरसा वगैरह हो गए, खालसा स्कूल्स हो गए, तो जो माइनॉरिटीज जो है वो ऐसी चीजें बना सकती है, कॉन्वेंट स्कूल क्रिश्चियन वगैरह लोग बना सकते हैं। तो ये हमें राइट मिला है। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल नंबर 301 पर्टेन्स टू राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये तो गलत है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो ये जो है वो सही है। आर्टिकल 301 वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर बाय 40 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तो ये आया था 1978 में, लेकिन तब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे। तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो एक गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही है, ठीक है। तो ओनली टू टू ओनली जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो मैचिंग मैचिंग खेलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग मैचिंग मैचिंग खेलने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 के सामने है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो ये तो आर्टिकल 15 में था, ठीक है, तो 15 में था ये। एंड 14 में क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इसमें दिया है, ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये पर्सन को अवेलेबल था, ये भी तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है। एंड जो 15 वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। तो 14 वाला जो है वो उसका ऑप्शन 2 है। एंड नेक्स्ट 16, 16 वाला तो वो था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। तो देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल द सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो ये 16 है आर्टिकल। एंड 17 वाला तो रटी रखा हुआ तुम लोगों को, दैट इज अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये मैचिंग हो गई हमारी 2-1-4-3, और मैचिंग हम लोगों ने करी ली। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल नंबर 24 जो है वो हमें मना करता है कि चिल्ड्रन को कोई भी हजार्डस काम नहीं करवाया जाएगा, और मतलब चाइल्ड लेबर जो है बेसिकली बैन है आर्टिकल नंबर 24 से, ठीक है। और डिटेल में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भारत के मतलब संविधान की आत्मा, दिल और आत्मा किस आर्टिकल को, किस अनुच्छेद को कहा था? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 को ये कहा गया था, क्योंकि ये जो हमें राइट दे रहा था टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट्स। अगर कोई राइट, फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट होता है, देन वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह रिट वगैरह इशू कर देगा, तो ये भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, दे आर, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी हमें 5 आर्टिकल से देखने को मिल रहा था। कौन से? एक तो 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 वाला डिस्क्रिमिनेशन को मना कर देगा, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सारी चीजों के। एंड 16 वाला जो कि क्या दे रहा था? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड 17 वाला क्या था? अनटचेबिलिटी वाला। एंड 18 वाला जो कि था अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो ये सारे, ये पांचों राइट्स हमें क्या दे रहे थे? राइट टू इक्वालिटी। तो ऑप्शन कौन सा है? 16 to 20 तो नहीं है, 15 to 19 ये भी नहीं है, 14 to 18 जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो 14, 15, 16, 17 एंड 18। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँचों हो गए, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मार्क कर लेना इसको, मार्क नहीं किया है मैंने। सो अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, ठीक है। तो फॉरेनर्स को कौन सा राइट जो है वो अवेलेबल नहीं है? तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन वाला जो राइट है वो सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ तो सबके लिए है भाई। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये तो सबको मिलेगी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, भाई कोई भी कहीं से भी आ जाए वो अपना रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये थी पूरे सारे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आए थे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो 1999 से लेके 2024 तक सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। और बाकी क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कोई सुझाव हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहीं से नए आए हो उस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अगर तुम लोगों ने, हाँ, वीडियोस नहीं देखी हैं, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की थी और कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वीडियोस काफ़ी अच्छी थी, तुम लोग देख सकते हो चाहो तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।